हाय एवरीवन। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हों आप तक वो ज़रूर पहुंचे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप वो ज़रूर हमें बताइएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अब ठीक है, बस इतना ही इंट्रैक्शन आई थिंक बहुत है। अब ये मेरी हर वीडियो में होगा तो फिर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अब आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। थैंक यू। हाय एवरीवन, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर मिल भी चुका होगा, जो कि जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है उसमें सोशल साइंस हमें क्यों पढ़ाना चाहिए, उसका मीनिंग क्या है, उसका जो क्या क्या था मीनिंग है, नेचर है, स्कोप है, वो क्या है। आज हमको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, बट एम्स और ऑब्जेक्टिव से पहले हम लोगों को ना इसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या क्या समझा था कल, कि जो सोशल साइंस होता है, पहली बात तो वो समाज के विषय में किया जाने वाला अध्ययन है, जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो हमारा समाज होता है, जो हमारा सोसाइटी होता है, हम उसका अध्ययन करते हैं। 1916 में इसको शुरू किया गया था। 1916 में इसको शुरू किया गया था, वो भी विद्यालय स्तर पे। विद्यालय मतलब आपका जो आपका स्कूल लेवल है उसमें शुरू किया था, जिसमें हम एक व्यक्ति के, इसके अलावा मतलब बच्चों को ये पढ़ाया था। 1916 में शुरू किया था अमेरिका में। और वैसे जो सोशल साइंस होता है उसमें हम संबंध, जो रिलेशनशिप होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, व्यक्ति का और उसका जो भौतिक एनवायरनमेंट, यानी कि उसका जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, जो वो इंट्रैक्शन करता है, उसका अध्ययन किया जाता है। प्लस उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उसके क्या अधिकार हैं, उन सब का हम इसके अंदर बात करते हैं। उसके हम ये छोटा सा रिकैप काइंड ऑफ है, तो उसकी हम बात करते हैं। आज के समय की समस्या का समाधान ये हमें करके ढूंढता है, क्योंकि आज क्या है ना, आज विज्ञान का युग है बहुत ज़्यादा। विज्ञान का मतलब यहाँ पर ये है कि आज साइंटिफिक बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, इन्वेंशंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो हमारी समस्या भी ना बहुत ज़्यादा जटिल हो रही है और बहुत ज़्यादा न्यू समस्या है। तो उन समस्याओं का समाधान में हमारी हेल्प करता है जो हम अंतक्रिया करते हैं। अंतक्रिया मतलब जो हम इंटरेक्शंस करते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं। और विज्ञान और तकनीक से तो ये जुड़ ही चुका है, ये हमने पढ़ा था। और ये बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ इसका मेल जोल है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट से इसका लिंक है। जैसे कि इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, लिटरेचर, मतलब ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। पिछले लेक्चर में हमने ये समझा भी था। फिर 2005 में एनसीईआरटी में बोला गया कि एनसीईआरटी में जो नेशनल फोकस ग्रुप है, एनएफजी है, उसने कहा, ये नेशनल फोकस ग्रुप, राष्ट्रीय फोकस समूह ने क्या बोला गया, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये सोशल अध्ययन, मतलब जो सोशल स्टडीज है, सोशल क्या बोलते हैं, सामाजिक अध्ययन के बजाय सामाजिक विज्ञान का नाम दे दो, क्योंकि इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैज्ञानिक सिस्टम से ही बनती है। जैसे समाज के अंदर जो भी आप ग्रुप बना रहे हैं वो भी सिस्टमैटिक तौर पे बना होगा, तो इसलिए इसको सिस्टम कह दे रहे हैं। और जो भी चीज़ हमारे समाज में होती है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, और हर साइंटिफिक चीज़ के होने का कोई रीज़न है, तो इसलिए इसको ये क्या कहते हैं, विस्तृत व्यापक विषय समझते हैं, साइंटिफिक बेस्ड चीज़ें मानते हैं, और ये रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये हमने पिछले क्लास में समझा था, ये है नेचर ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का नेचर बहुत ज़्यादा व्यापक है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा इसके अलावा हमने ये पढ़ा था इसके अंदर कि सोशल साइंस एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स नेचर से बना हुआ है। ठीक है, ये हमेशा एक, मतलब अगर हम नेचर की बात करें तो उसकी प्रकृति कैसी है, विशाल है, विस्तृत है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रगति, मतलब ये बहुत ही प्रगतिशील जैसा सब्जेक्ट है, उन्नत। जो सोशल साइंस है ये बस राष्ट्र की उन्नति, भविष्य, इन सबके बारे में सोचता है। मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा जो सोशल है, यानी कि सोशल का मतलब क्या है, समाज का मतलब क्या है, सामाजिक का मतलब क्या है, संस्था और जो संगठन बनते हैं, संस्था मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन बनता है, कोई भी सोसाइटी बनती है, उसका अध्ययन करता है। समाज का, समाज के द्वारा समाज के लिए। और विज्ञान शब्द का मतलब होता है जो भी आपको नॉलेज मिली है, जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको आप व्यवहारिक रूप में यूज करो, यानी कि उसको प्रैक्टिकल या रियल लाइफ में आप अप्लाई करके देखो। उसको हम साइंस कहते हैं। एंड इसमें बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, इसमें समानता, भाईचारा, इन सब की बात होती है। करिकुलम में इसको ऐड करना चाहिए, करिकुलम यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसमें ऐड करना चाहिए। और ये बहुत ही जटिल विषय है और बहुत ही बड़ा विषय, इसलिए क्योंकि इसमें हम हर चीज़ का अध्ययन करते हैं, वो भी बहुत डीपली स्टडी करते हैं। हमारी रीति रिवाज, परंपरा जो भी है, उन सबका स्टडी किया जाता है। हम चाहें तो अपना योगदान भी इसके अंदर दे सकते हैं, और लोगों के, और जितने भी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो जा चुकी हैं, उन्होंने जितना स्ट्रगल किया है हमारे जैसे देश को आज़ाद कराने के लिए, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और इसके अलावा इसका जो स्कोप है, स्कोप मतलब क्षेत्र बताया था, वो बहुत बड़ा है। क्षेत्र इसलिए बड़ा है क्योंकि ये हर चीज़ की बात करता है। ये जो है
कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है कि कौन सी चीज़ का क्या परिणाम होगा। मतलब ये ना बहुत जल्दी जल्दी अभी इसलिए समझा रही हूँ कि पिछली क्लास में हम लोग ये रिवाइज कर चुके हैं। मतलब पिछली क्लास में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम जस्ट देखते जा रहे हैं कि स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र, और क्षेत्र का मतलब होता है बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि ये हर हर सब्जेक्ट को ये अपने अंडर इंक्लूड करता है। जो सोशल साइंस है, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इससे इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, इसलिए इसको साइंटिफिक कह रहे हैं हम, ये क्योंकि हम लोग इसको साइंटिफिक कह रहे हैं क्योंकि हर एक चीज़ के होने का कोई रीज़न होता है, और इसके अंदर भी एक रीज़न दे रखा है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी संस्था इंस्टीट्यूशन बनता है, उसका रीज़न होता है। ये ह्यूमन रिलेशनशिप को स्टडी करता है, मानव के जो संबंध होते हैं उनको स्टडी करता है, हमारे जो सामाजिक और हमारा जो भौतिक पर्यावरण है उसको समझने में हेल्प करता है। ये करंट इवेंट्स को भी समझने में हेल्प करता है, इसलिए इसका जो वो है दायरा है वो बड़ा हो जाता है, जो क्षेत्र है वो बड़ा हो जाता है, और ये हमारे अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ वगैरह इन सबको लाने की कोशिश करता है। इसके अलावा हाँ, ये प्रेज़ेंट को पास्ट से जोड़ता है, चरित्र निर्माण करता है, और ये सारी चीज़ें कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आता है। ठीक है? दूसरा चीज़ हमारे अंदर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है, क्योंकि हमने देखा था कल ही कि हम मतलब हमारे देश में बहुत ज़्यादा झगड़े हैं। ह ठीक है? हर चीज़ को लेकर के झगड़े हैं, पर्यावरण को कौन सुरक्षित रखेगा, किसका कितना ज़िम्मेदारी है, उसको लेकर के भी हमारे यहाँ पे झगड़े हैं। ज्वालामुखी पर्वत बना हुआ है, हॉटस्पॉट बना हुआ है हमारे पास। मतलब पूरे विश्व में फ़ियर और पूरे विश्व में जो है डाउट है, हम एक-दूसरे को डाउट की नज़र से देखते हैं। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप का शोषण कर रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए हमारे अंदर एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसमें पीस हम बिल्ड कर सकें, और ये काम सोशल साइंस हमें समझा सकता है। ठीक है? तो ये तो था पिछली क्लास से सारा कुछ, और आज जो हमें पढ़ना है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो हम एम्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और वैल्यूज़ पढ़ेंगे, कि सोशल साइंस ना हमें बहुत सारी वैल्यूज़ भी सिखाता है। वैल्यूज़ का मतलब होता है जो भी मूल्य होते हैं वो सब सिखाता है। तो उससे पहले हम एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस पढ़ते हैं, एम्स एंड टीचिंग्स ऑफ सोशल साइंस। ठीक है? एम्स का मतलब होता है कोई भी उद्देश्य या फिर लक्ष्य। ठीक है? एम का मतलब होता है कि मेरा ये एम है जो मुझे अचीव करना है, इसको हम टारगेट कह सकते हैं। एम्स को हम टारगेट कह सकते हैं, लक्ष्य कह सकते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है वो कह सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर एम्स का मीनिंग उद्देश्य भी होता है, जिसको हम गोल कहते हैं कि हमारा ये गोल है जो हमें अचीव करना है। सो एम क्या है, सोशल साइंस का गोल क्या है, क्यों विद्यालय स्तर पे इसे पढ़ाया जाता है, ऐसा क्या होगा जो ये अचीव करेगा, मतलब ऐसा क्या गोल अचीव करेगा ये। तो सबसे पहली चीज़ तो हर कोई भी चीज़ जो आप करने जा रहे हो उसका एक एम तो ज़रूर होता है। ठीक है? ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रोसेस आप विदाउट उसके एम के बिना आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपका एम है, जैसे मान लीजिए जो नीरज चोपड़ा है, राइट, उनको जावलिन थ्रो में उनको बहुत अच्छा परफॉर्म करना था, उनका ये एम था, एक लक्ष्य था, उनको ये चीज़ करनी थी। अगर उन्हें ये नहीं पता होता तो वो जिस रास्ते पे ऐसे गाइड करके सीधे चल रहे थे, वो रास्ते से डेविएट हो जाते, हट जाते, साइड हो जाते। क्यों? क्योंकि कोई एम नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक एम था कि हाँ यही चीज़ करनी है, इसी में आगे बढ़ना है, तो इसलिए उनको एम पता था, इसलिए उन्होंने वो चीज़ की और उसमें वो सक्सेसफुल रहे, सफल रहे। सो बेसिकली एम जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको आपका एम तो पता होगा कि एम क्या है। कि जैसे हमें लिखना है, ठीक है, मतलब हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लिखना है आगे पेपर में। हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट जो सोशल साइंस की पेडागोजी है वो हमें आ जाए, और पेडागोजी आके जो भी एग्जाम्स होते हैं, सीटेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर हम अच्छे से आंसर को टिक करके आ जाए। तो जब तक एम्स नहीं पता होंगे तब तक कोई भी चीज़ करना बेमतलब का है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है नो प्रोसेस विदाउट नोइंग एम। कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया बिना किसी एम को जाने नहीं होनी चाहिए, और नहीं होती, और मतलब नहीं होनी चाहिए। आपको एम्स पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। दूसरा चीज़, लक्ष्य विहीन आप कोई भी चीज़ करोगे ना तो बीच में जाके अटक जाओगे। मतलब अगर आपने एक गाइडलाइन नहीं बनाई, मतलब गाइडलाइन इन द सेंस कि अगर आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपने उसका एक रास्ता तैयार नहीं किया तो बीच में अटक सकते हैं, और बीच में अटक सकते हैं फिर देयर इज़ नो गोइंग बैक, कि मतलब आप पीछे भी नहीं जा सकते क्योंकि आप बहुत आगे आ चुके हैं और आपको आगे जाना पड़ेगा, बट आगे जाने के लिए आपके पास प्लान्स नहीं है। तो इसलिए ये प्लान्स जो है वो पहले बना लेने चाहिए होते हैं। इसी को हम कहते हैं गोल, कि हमारे गोल है और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो लक्ष्य विहीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्पेशली टीचिंग में जो भी करिकुलम आप बना रहे हो, मतलब जो भी आपका करिकुलम है, आपको पता चल गया आपका ये करिकुलम है, ये आपका सिलेबस है। अब आप उसी के अकॉर्डिंग टीएलएम सेलेक्ट करोगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल सेलेक्ट करोगे, कि हमको किन मटेरियल का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि बच्चे जो हैं आज
घंटे की क्लास है, मान लीजिए 2 घंटे की क्लास है, हम मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं 1 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा बोर हो जाएँगे और पढ़ेंगे नहीं। तो मैं क्या करूँगी, मुझे डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए उनको एंगेज करना पड़ेगा और उनको एंगेज करने के लिए कोई एक्टिविटी रखनी पड़ेगी। वो एक्टिविटी कैसे डिसाइड होगी? वो एक्टिविटी मुझे पहले ही डिसाइड करनी पड़ेगी। मैं तुरंत एट अ टाइम भी डिसाइड कर सकती हूँ, लेकिन वो फिर ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होगी उस तरीके से। तो हमें एक पूरा वो बना लेना है, एक पूरा रास्ता बना लेना है और उस रास्ते पे बहुत सारी चीज़ों को हमने यूज़ करना है। जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने एक रास्ता तैयार कर लिया, वे बना लिया कि अच्छा ये करना है, ये करना है, टारगेट ये बना लिया। फिर उन टारगेट को आपने अचीव करते हुए जाना है, बस दैट्स इट। उन टारगेट्स को बस अचीव करते हुए जाना है। तो इसीलिए ये होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप टीचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके अंदर आप सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो। लक्ष्य का मतलब होता है कोई भी गोल, उद्देश्य, टारगेट वो निर्धारित कर लो। और पढ़ाई में कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको लक्ष्य ये रखना पड़ेगा कि इस टॉपिक को पढ़ने से आपको ये समझ आ जाएगी, इसलिए। तो करिकुलम हो, आपको पता चल गया करिकुलम क्या है, आपने अपना टीचिंग जो टॉपिक है वो सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने अपना टीएलएम सेलेक्ट किया, फिर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करने के लिए क्या करना है, ये आप सब करोगे। लेकिन जो उद्देश्य गोल होते हैं वो समय के साथ चेंज हो जाते हैं, चेंज विद टाइम। तो सबसे पहले टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का एम बताने से पहले ये समझाओ कि एम होता क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ समझाओ कि एम का होता है कोई भी मतलब लक्ष्य हो सकता है और ये हमें पूरे ये रास्ता बताता है, ये हमें ये जानने में हेल्प करता है कि इसको करने के बाद मतलब जैसे टीचिंग ऑफ सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस को पढ़ाने के बाद हमें क्या अचीव होगा, हमारा क्या लक्ष्य पूर्ण होगा या हमारा क्या गोल कंप्लीट होगा। तो ये टाइम के साथ चेंज हो जाता है। दूसरा, मीनिंग ऑफ एम क्या है, शाब्दिक अर्थ पे अगर चलेंगे तो और दिशा, उत्तम दिशा, यानी कि अगर हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें उद्देश्य को अगर हम ब्रेक करेंगे, उसको विग्रह करेंगे, ठीक है, ब्रेक करेंगे, विग्रह करेंगे, तो उद्देश्य का निकलेगा उत जमा दिश। इसका मतलब होता है, उत का मतलब होता है उत्तम, यानी कि उच्च, अच्छी दिशा, और दिश का मतलब दिशा से है। तो उत्तम दिशा यानी कि आप उत्तम दिशा में एक अच्छे से परफेक्ट फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन क्योंकि सारे रास्ते स्ट्रेट तो होते नहीं हैं, कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो मतलब आप लेकिन पूरा गाइड के साथ, पूरा गाइडेंस के साथ आप उस रास्ते पे चलते रहोगे, दैट इज उद्देश्य। तो उद्देश्य में उत का मतलब होता है उच्च और दिश का मतलब होता है दिशा, यानी कि आप उच्च दिशा, सही दिशा की तरफ अगर आप चल रहे हो तो आप अपने गोल की तरफ चल रहे हो। इसके अलावा एक वेस्ली है, वेस्ली जो है उन्होंने एक बोट का एग्जाम्पल देते हुए बोला है, एक बोट का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि देखो, उद्देश्य के ज्ञान के बिना, यानी कि अगर आपने कोई एम नहीं बनाया है ना, तो बिना एम के जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, वो उस नाविक के समान है। नाविक मतलब वो जो सेलर होता है, बोट जो चलाता है, उसके समान है, जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि जाना किधर है, डायरेक्शन नहीं पता। और छात्र उस पतवार विहीन, वो जो होता नहीं है, वो शायद चप्पू टाइप होता है, उस पतवार विहीन नौका के समान है। मतलब आप एक ऐसी बोट के समान हो, मतलब बच्चे भी उसके अंदर बैठे हुए इस बोट के समान है, जो बस धक्का दे दे करके पानी की लहरों से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि धक्का धक्का दे दे करके आप हर क्लास में आगे चले गए। हर क्लास का एक ऑब्जेक्टिव और एम होना चाहिए। इवन हर क्लास का, हर ग्रेड का मतलब होता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सिक्स्थ क्लास, हर इंडिविजुअल क्लास का जो रोज हो रही है, हर उसका और हर ग्रेड का एक एम होना चाहिए। सो यहाँ पे लिखा है, वैसे ही एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं कि उद्देश्य के ज्ञान के बिना, यानी कि अगर आपको एम का ज्ञान नहीं है कि हमारा एम है क्या एक्चुअली, तो अगर आपको एम का ज्ञान नहीं है तो उद्देश्य के ज्ञान के बिना अध्यापक उस सेलर या नाविक के समान है, जो अपने लक्ष्य का जिसे पता नहीं है, अपने टारगेट का पता नहीं है। और छात्र उस नौका के समान है, जो समुद्र की लहरों में थपेड़े खाती तट की ओर बढ़ रही है। किनारे तो पहुंच जाओगे, लेकिन कैसे तैसे पहुंचोगे पता नहीं, कितना समय लगेगा ये भी नहीं पता, बीच में रुक भी सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए या कोई भी टीचिंग लर्निंग का काम करने से पहले आपको एम्स डिसाइड कर लेने चाहिए कि इस टॉपिक को पढ़ने से ये एम निकल करके आएगा। तो हमें सोशल साइंस पढ़ाने का एम क्या है? सबसे पहला चीज़ है टू एक्सप्लेन ह्यूमन सोसाइटी। देखो, सोशल साइंस पढ़ाने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हम समाज के अंदर रहते हैं, हम समाज का हिस्सा हैं। और अगर हम समाज के अंदर रहते हैं और समाज का हिस्सा हैं और समाज के अंदर ही हमारी सारी इंटरेक्शंस होती हैं, सारी अंतक्रियाएं होती हैं, जैसे अभी चिड़िया की आवाज़ आई है, या जैसे चिड़िया हैं, ये सब है, एनिमल्स हैं, तो ये हमारे समाज का हिस्सा ही तो है। तो हम जिस समाज के अंदर रहते हैं वो समाज की जानकारी हमें कौन देता है? सोशल साइंस देता है। तो टू एक्सप्लेन ह्यूमन सोसाइटी, हमें सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन सोसाइटी, जो हमारा मानव समाज है, उसकी व्याख्या करता है। तो ये मानव समाज की व्याख्या करता है जिसके अंदर हम हैं, क्योंकि हम इसी में रहते हैं, इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा चीज़, सोशल साइंस इसलिए भी पढ़ाने की ज़रूरत है, 6 to 8 की बात हो रही है ना ये, तो 6 to 8 में या फिर इनफैक्ट 9 to 10th में हमें सोशल साइंस पढ़ाने की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि ये बच्चे के चरित्र का निर्माण करता है। इट बिल्ड्स द कैरेक्टर, ये कैरेक्टर बिल्डिंग करता है, ये
कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, और इस कैरेक्टर बिल्डिंग में हो सकता है कि सोशल साइंस को पढ़ने के बाद आप रेडी हो जाओ टू हेल्प समवन। कोई अगर आपकी नीड में है, किसी को आपकी ज़रूरत है, तो आप रेडी हो जाओ उसकी हेल्प करने के लिए। डिज़ायर टू मेक सैक्रिफाइसेस, अगर कहीं पे सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता पड़ जाए, सैक्रिफाइस का मतलब होता है कहीं पर अगर कुछ बलिदान देने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी दे दें। अर्ज टू हेल्प अदर, दूसरों के हेल्प करने की आपके अंदर से इच्छा आती है, आप अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हो, यानी कि आप अपने कर्तव्यों को निभाते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या बोलते हैं? अपने जो भी आपके कर्तव्य और जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप उनको निभाते हो। सो इसीलिए ये जो सोशल साइंस है पढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। तो क्या समझ आया कि सोशल साइंस पढ़ाने का एम, या किसी भी सब्जेक्ट को फॉर दैट मैटर पढ़ाने का एम ये होता है कि ताकि आपको पता चल सके कि आपको किस रास्ते पे जाना है और आपको क्या अचीव करना है, ठीक है? और कोई भी चीज़ बिना एम के नहीं करनी चाहिए, हर किसी चीज़ का एम होना चाहिए, लक्ष्य विहीन आपको कभी भी नहीं रहना है। अगर आप एक टॉपिक स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं, आपके करिकुलम का पार्ट है, तो आप उसको पहले ही डिसाइड कर लो कि किस दिन मुझे पढ़ाना है, कितने घंटों में ये पढ़ाना है, कौन सा टीचिंग मटेरियल मुझे यूज़ करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन से मेथड मुझे यूज़ करने के पढ़ाने के लिए, ये सब पहले से डिसाइड कर लो। उसी के द्वारा हम उद्देश्य, अपना लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। दूसरा एम का शाब्दिक अर्थ होता है उत्त दिशा, यानी कि उत्तम दिशा। आप उत्तम दिशा तक पहुंचो, उच्च दिशा, अच्छी दिशा तक पहुंचो। और वेस्ली ने कहा है कि अगर एक टीचर को नहीं पता कि उद्देश्य क्या होता है, या फिर अगर एक टीचर को नहीं पता कि ये पढ़ाई कहाँ जाने वाली है, या फिर इस टॉपिक को हम किधर लेकर के जाएं। और दूसरा, हमें उद्देश्य इसलिए बनाना चाहिए सो दैट हम टॉपिक से डिविएट ना हो जाए, भटक ना जाए। तो इसलिए ये कह रहा है कि अध्यापक को अगर नहीं पता कि किसी भी चीज़ का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अध्यापक उस नाविक के समान हो जाएगा जिसे अपने लक्ष्य का नहीं पता, जिसे कोई दिशा का नहीं पता। आप एक सेलर को बोलो, या फिर जो पायलट होते हैं पुराने, मतलब उसमें कंपस होता था, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ होती थी, कंपस होता था, मैप वगैरह ये सब होता था, ये ना हो तो वो कैसे दिशा का पता लगाएंगे? नहीं लगा सकते कि आपको कहाँ जाना है। तो इसलिए आप पहले से ही ये चीज़ें देख लो कि आपका क्या उद्देश्य है, कहाँ तक पहुँचना है, और उस हिसाब से गाइडेड तरीके से आप पहुँच सकते हो। सोशल साइंस का एम इसलिए भी, या सोशल साइंस पढ़ाने का लक्ष्य ये भी होता है ताकि हम सोसाइटी को समझ सके जिसके अंदर हम रहते हैं, जिसका हम हिस्सा हैं। दूसरा, बच्चों का चरित्र निर्माण हो सके, अच्छी आदतें वो सीख सके, ठीक है? दूसरा चीज़, हमारे अंदर गुड सिटीजनशिप, यानी कि एक अच्छे नागरिक होने की समझ बेहतर हो सके। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हमें सोशल साइंस इसलिए भी पढ़ाना चाहिए ताकि हम अच्छे नागरिक बन सके। दूसरा, हमें ज्ञान प्राप्त हो सके, क्योंकि सोशल साइंस हमें हर चीज़ की नॉलेज देता है भाई, हमें हिस्ट्री की नॉलेज देता है, अपने अतीत की नॉलेज देता है, अपने प्रेजेंट की नॉलेज देता है, अपने फ्यूचर की नॉलेज देगा। अतीत में जो घटित चुकी घटना है उसका असर आपके इससे पड़ता है, आपके जो वर्तमान है उस पर पड़ता है। वर्तमान में हम ऐसा क्या करें जिसका अच्छा असर फ्यूचर में पड़े। तो इसलिए एक्विजिशन ऑफ नॉलेज देता है, ज्योग्राफी की नॉलेज देता है, पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज देता है, अपने राजनीतिक, जो भी आपके राजनीतिक हमारे जो सिस्टम होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनके बारे में बताता है। दूसरा, सोशल साइंस डेवलप करता है हमारे अंदर एटीट्यूड। हमारे अंदर दो तरह के एटीट्यूड होते हैं। एटीट्यूड आर इफ टी टाइप्स, टू टाइप्स लिखते हैं मैंने, ये इफ नहीं है, ये ऑफ है, ये ऑफ है, ठीक है? दिस इज ऑफ के डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड को डेवलप करता है। एटीट्यूड दो तरह के होते हैं, कॉग्निटिव एटीट्यूड जो दिमाग से रिलेटेड होता है, एक होता है इमोशनल एटीट्यूड, ठीक है? और दूसरा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा व्यवहार करो आप जितना हो सके, ठीक है? आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड बनना चाहिए जिसमें आपके अंदर जेलेसी बिल्कुल ना हो, दूसरों के प्रति ईर्ष्या बिल्कुल नहीं हो, प्रेजुडाइज बिल्कुल ना हो कि पहले से आपने पूर्व धारणा बना ली किसी चीज़ के लिए कि यार ये पर्सन तो ऐसा ही होगा, ऐसा ना हो। और आप कुछ भी अनडिजायरेबल ना करो, कुछ भी ऐसा अभद्र व्यवहार ना करो। तो सोशल साइंस आपको ये भी सिखाता है कि आप अभद्र व्यवहार ना करो, किसी के साथ अनडिजायरेबल बिहेवियर ना करो, प्रिजुडिसेस या स्टीरियोटिपिकल बातें मत करो, यानी कि रूढ़िवादिता बातें या फिर ऐसी बातें मत करो, जेलेसी मत रखो, अच्छा व्यवहार करो, ये सब सिखाता है। सोशल साइंस का एम ये भी है ताकि वो हमारे अंदर एक हैबिट डेवलप कर सके, अच्छी आदतों का निर्माण कर सके। अच्छी आदतें कैसे भी बन सकती हैं? अच्छी आदतें कंडीशनिंग से भी बन सकती है। कंडीशनिंग का मतलब है बार बार कोई चीज़ करवा करके, कंडीशनिंग से भी बन सकती है, लर्निंग से भी बन सकती है अच्छी आदतें, ठीक है? और सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण से भी अच्छी आदतें बन सकती हैं। तो आप अच्छी आदतें लर्न करके, यानी कि सीख करके कर सकते हो। अच्छी आदतों का निर्माण अपने अंदर सीख करके कर सकते हो, लर्न करके, कंडीशनिंग करके कर सकते हो। और तीसरा क्या बताया था? सोशलाइजेशन करके, यानी कि समाजीकरण करके। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट हैबिट एंड स्किल्स। देखो हमारे अंदर बहुत सारे स्किल्स आते हैं, जैसे ही आप सोशल साइंस पढ़ोगे ना तो मैप समझना आएगा। मैप के अंदर रिलेटिव पोजीशंस होती हैं कि ये चीज़ इससे
एक 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 कंट्री से ये कंट्री कितना दूर है, या ये कंट्री कौन से उसमें है, मतलब ये साउथ में पड़ती है या नॉर्थ में पड़ती है, कैसे है। तो मैप आपको बहुत कुछ समझाता है। चार्ट और ग्राफ भी आप समझ सकते हो, चार्ट्स एंड ग्राफ भी आप पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। टू प्रिपेयर सोशल चेंज, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, हमारे जो समाज है वो चेंज होता रहता है, वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता। तो इस बदलते हुए समाज में आपको अगर रहना है तो सोशल साइंस की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सोशल साइंस आपको इस सोसाइटी के चेंज में, आपका समायोजन में हेल्प करेगा, एडजस्टमेंट में हेल्प करेगा, और आप बहुत अच्छे से सोसाइटी के चेंज के साथ साथ आप भी फ्लेक्सिबल हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा जो एम्स है सोशल साइंस का, ऐसे तो बहुत सारे हैं, अपने हिसाब से हम 5-6 याद कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन एम एक और भी है कि ये हमारी लाइफ को, हमारे इन्वायरमेंट को एनरिच करता है, अच्छा बनाता है, हमारी लाइफ को एनरिच करता है, हमें बहुत अच्छी आदतें सिखाता है। हेल्पफुल इन प्रॉपर यूज़ ऑफ लेजर टाइम। सोशल साइंस हमें ये भी कहता है कि अपने टाइम का सदुपयोग करें, बर्बाद ना करें। जो भी अगर आपका अवकाश का समय है, लेजर का मतलब है अवकाश, जो भी आपका छुट्टी का समय है या आपका क्या बोलते हैं खाली समय है, उसका आप अच्छे से प्रॉपर यूज़ करो। अच्छे से गुड बुक्स रीड करो, आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी। गुड बुक्स मतलब आप अपने खाली समय में अच्छी किताबें पढ़ो, आप अवेयर हो जाओगे, बहुत अच्छी चीज़ों से आप अवेयर हो जाओगे, तो फिर आप मतलब एक अच्छे नागरिक बन पाओगे। ठीक है, एक अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान बन पाओगे। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी, सारी पर्सनैलिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए भी सोशल साइंस पढ़ाना चाहिए। एंड आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, जो भी समस्या आएंगी भावी जीवन में, जो भी समस्या होंगी उसका समाधान अच्छे से कर पाओ। एंड ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट, कि आशावादी होते। देखो ऑब्जेक्टिव ज़रूरी हैं। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो ये है ना, एम्स जो हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हम कह रहे हैं, ये ज़रूरी हैं। क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, मतलब ये एम्स तो है ही इंपॉर्टेंट, यानी कि जो लक्ष्य है वो तो है ही, वो तो ज़रूर है, वो तो गोल है। पर जो ऑब्जेक्टिव्स अभी हम पढ़ेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ना आशावादी ज़्यादा होते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ ना अचीवेबल चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें आप अचीव कर लोगे ऐसी होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स आशावादी होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं कि ये हमें कर लेना चाहिए था, लेकिन कभी कभी वो हो नहीं पाता है। ठीक है, इसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। बट उससे पहले ना हम थोड़ा सा आज एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या किया है। एम्स पढ़ा था हमने कि एम क्या क्या होते हैं। तो हमारा गोल, एम जो है वो कोई भी आप चीज़ करो तो बिना एम के मत करो, है ना। आपको एम्स पता होने चाहिए, लक्ष्य विहीन कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर इसका शाब्दिक अर्थ समझा, उत्त दिशा यानी कि उत्तम दिशा में आप चलते रहो चलते रहो। वेस्ली ने ऐसा एग्जाम्पल दिया था कि यदि आपके पास कोई एम नहीं है ना, तो आप बिल्कुल उस बोट के समान हो जो जिसको पता ही नहीं कि किधर जाना है, कोई लक्ष्य के कुछ कुछ ज्ञान नहीं है उस चीज़ का। दूसरा, हमें सोशल साइंस क्यों पढ़ाना चाहिए, ताकि हम उस सोसाइटी को समझ सके जिसमें हम हैं, ताकि हमारे चरित्र का निर्माण हो सके, बच्चों के चरित्र का निर्माण हो सके, ताकि हम एक अच्छे नागरिक बनकर उभर सके, ताकि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ठीक है, ताकि हमारे अंदर जो एटीट्यूड है वो अच्छा एटीट्यूड बन सके। ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा वाला गंदा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड बन सके और हम लोग अच्छा बिहेव करें, डिज़ायरेबल बिहेव करें जैसे हमसे आशा की जाती है। हमारे अंदर कुछ स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाए, जैसे मैप चार्ट वगैरह यूज़ करना आए, और सोशल चेंज के लिए हम तैयार रहें, जो भी समाज में चेंजेस आने वाले हैं उसके लिए हम रेडी रहें। ठीक है, ये हमारे लाइफ को बहुत अच्छा बनाता है, एनरिच करता है, क्योंकि हमें बहुत सारा ज्ञान प्रदान करता है। व्यवहारिक ज्ञान भी, यानी कि जो व्यवहारिक ज्ञान का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हो, वो ज्ञान भी देता है। हम अपने समय का सदुपयोग कर सकें, वो भी, उसका भी ज्ञान देता है ये। और हम अपना ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सकें, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, इसलिए ये एम क्या है, सोशल साइंस के एम है। अब हमें जो पढ़ना है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो हमने पिछले बार पढ़े थे वो एम्स थे। ठीक है, वो एम्स थे, वो लक्ष्य थे, वो गोल थे। वो लक्ष्य था, गोल था, एम था। ये है ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य। इनको प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं, हिंदी में प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। तो अभी हमने एम्स पढ़ लिए थे, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। वैसे देखा जाए तो एम्स और ऑब्जेक्टिव ना ओवरलैप ही करते हैं। दोनों का उद्देश्य बच्चों का अच्छा निर्माण करना है, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग करना है। उन वो जिस समाज के अंदर रहते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, वो जिस समाज के अंदर रहते हैं उसी का ही उनको मतलब जिस समाज के अंदर रहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी होती है, इसीलिए ये ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्टिव्स और एम्स दोनों ओवरलैप करते हैं, मतलब एक दूसरे के, मतलब एक तरीके से एक जैसे ही लगते हैं। अब यहाँ पे लगता है बालकों में चेंज लाना कुछ ज़्यादा ही आगे आ रखा है।
एक सेकेंड, हाँ। अब देखो, बालकों में चेंज लाना, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, बालकों में चेंज लाना चाहते हैं। देखो, हम चाहते हैं कि बालकों के व्यवहार में चेंज आए, ठीक है? बालकों में चेंज लाना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये हिंदी में इसको कहेंगे प्रायोद्देश्य, जिसको हम प्रायोद्देश्य कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो बालकों में चेंज लाना चाहते हैं, माध्य और साध्य, मतलब ऑब्जेक्टिव्स एक माध्यम भी है और एक साधन भी है वहाँ पहुँचने का, एक माध्यम भी है और साध्य भी है। वही एक ऑब्जेक्टिव जो है वो टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट दोनों ही, मतलब सभी के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब वो माध्यम भी है सो दैट बालकों में चेंज लेकर आया जा सके। टीचर्स, पेरेंट्स, ये सब बालकों में चेंज लेकर आ सकते हैं। अच्छा, सोशल साइंस पढ़ाने का एक तरीका, ये मतलब एक रीज़न ये भी होता है कि ताकि हमारी सोशल लर्निंग हो सके। सोशल लर्निंग का मतलब है सामाजिक शिक्षा। समाज में आप रहते हो, उसी में खाते पीते हो, बैठते हो, ठीक है? और सामाजिक चेतना लाने के लिए, और आपके अंदर असामाजिक तत्व ना आ जाए, मतलब वही अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स आप में ना आ जाए, और एक तरीके से असामाजिक प्रभावों से आपकी जो सुरक्षा रक्षा है, उसके लिए सोशल साइंस पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि देखो, जब तक परिवार जो हुआ करता था, वो आपको समाज की शिक्षा देता था, वैल्यू सिखाता था, मॉरलिटी सिखाता था। लेकिन आजकल सब कुछ इतना फ़ास्ट हो चुका है, आजकल किसी के, मतलब इवन पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं रह गया है कि वो जो है ये सारे मूल्य हमारे अंदर इंस्टिल करें। थोड़ा-सा समय ऐसा चल रहा है कि जिसमें मतलब एक तरीके से जैसे जॉब है, तो नौकरी कर रहे हैं, तो बहुत-बहुत देर तक कर रहे हैं, बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो वो मूल्यों का ना एक तरीके से पतन हो रहा है पूरी सोसाइटी में। तो बच्चा सीख नहीं पा रहा है। तो पहले के टाइम पे ये परिवार का ही काम हुआ करता था, यानी कि समाज का काम हुआ करता था, बट आज ये भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्कूल पर आ चुकी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल पर आ चुकी है कि आप पढ़ाओ, मतलब ये मूल्य भी जो है वो आप सिखाओ। तो इसलिए सोशल साइंस ये सारे मूल्य सिखाता है, चाहे वो भाईचारा हो, ठीक है? भाईचारा रखना हो, ब्रदरहुड रखना हो, फ्रेटर्निटी रखना हो, चाहे वो समानता का पाठ पढ़ाना हो, चाहे वो जस्टिस यानी कि न्याय का पाठ पढ़ाना हो। तो ये सभी एक तरीके से देखा जाए तो ये सोशल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं। इसीलिए सोशल साइंस पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है सो दैट जो समाज की शिक्षा है वो हमें मिल सके, और असामाजिक जो तत्व होते हैं उनसे हम दूर रह सकें। एंड जो परिवार होता है वो हमें पहले ये सब सिखाता था, बट आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्कूल की हो चुकी है, ठीक है? तो यहाँ पर यही सब चीज़ लिखी हुई है क्या, कि बालकों में चेंज लाना चाहते हैं, इसलिए ये उद्देश्य ज़रूरी हो जाते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्टिव जो हैं, ये इसलिए मतलब सोशल साइंस पढ़ाने का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि ताकि जो हमारे जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनमें चेंज लेकर आया जा सके, और ये चेंज टीचर्स, पेरेंट्स लेकर आते हैं। और एक ये भी रीज़न हो सकता है ताकि उनकी सोशल लर्निंग हो सके, सामाजिक शिक्षा उनको मिल सके कि समाज में कैसे उठना बैठना है, 4 लोगों से कैसे बात करनी है। और ये समाज में हमारी चेतना को भी बढ़ावा देता है। चेतना का मतलब होता है कि सामाजिक रूप में चेतना आती है कि किसी से कैसे बात करनी है, या एक तरीके से असामाजिक तत्व हमारे अंदर ना आ जाए, उन सब के बारे में भी, उसको हम सामाजिक चेतना कहते हैं। असामाजिक तत्वों के प्रभाव से दूर रखता है हमको सोशल साइंस। और अब ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें क्या सिखाएगा, एक तरीके से थोड़े जो वैल्यूज़ है वो सिखाएगा, ठीक है? दूसरा, जो सोशल साइंस है ना, उसमें ये भी कहा जाता है कि नॉलेज विद एक्सपीरियंस। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को ना ये नहीं लगना चाहिए कि सारा जो ज्ञान है वो आपको बुक से मिलेगा, ठीक है? नॉलेज विद एक्सपीरियंस का मतलब है बच्चों को ये बताने का काम भी करता है सोशल साइंस की, नॉलेज जो है वो आपके एक्सपीरियंस या अनुभव जन्य हो सकती है। इसका मतलब है अनुभवजन्य, यानी कि कहने का मतलब है कि जो नॉलेज है ना वो सिर्फ किताबों से नहीं मिलती। इवन एक हिस्ट्री में एक वो हुआ करते थे, एक ट्रैवलर हुआ करते थे जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता नाम था उसका ट्रैवलर का, एंड ही वाज अ ग्लोब ट्रॉटर। वो उसने बहुत जगह पे ग्लोब ट्रॉटरिंग यानी कि बहुत जगह पे घूमा है वो। एंड उसका कहना ये था कि किताबों से सारा ज्ञान नहीं मिल सकता, जो ज्ञान आपको घूम घूम के मिलता है ना, वो ज्ञान सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब वो जो नॉलेज होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो इसलिए हमें सोशल साइंस के अंदर बच्चों को ये भी पढ़ाना चाहिए कि बुक ही नहीं है सब कुछ। नॉलेज आपको एक्सपीरियंस से भी मिल सकती है, अपने अनुभवों से भी मिल सकती है, नॉट बुकिश लैंग्वेज या नॉट बुक नॉलेज। हमेशा बुक की नॉलेज ही सही नहीं रहती है। और दूसरा चीज़, हमें बुक्स वैसे पढ़नी चाहिए, बुक्स हमें पढ़नी चाहिए सो दैट हम सुपरस्टिशन से मुक्ति पा सकें। सुपरस्टिशंस का मतलब होता है कि जो सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, ठीक है? बुक्स एक तरीके से हमें अंधविश्वास से दूर रखती हैं, हमारे जो अंधविश्वास होते हैं उनको ख़त्म करती है, क्योंकि बुक आपको साइंटिफिक चीज़ बताती है। और
लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि अध्यापक और पुस्तक जो है वो त्रुटि रहित नहीं हो सकते। अध्यापक भी कभी गलती कर सकते हैं, पुस्तक जो होती है, बुक जो होती है, वो भी गलती कर सकती है। इसलिए आप अपने एक्सपीरियंस से सीखो, ये सोशल साइंस हमें कहता है। बाकी अगर आप बुक्स अच्छे से पढ़ोगे, आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको सुपरस्टिशियस से भी दूर लेके जाएगा, यानी कि आपको फिर ऐसा सुपरस्टिशियस जैसा, अंधविश्वास जैसा फील नहीं होगा। ठीक है, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। सोशल साइंस आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाती है। वो ये कहती है कि बना बनाया, इवन जो आपको मतलब क्या होता है ना कि अगर हम बच्चों को सिर्फ बुक्स पढ़ाएंगे तो उनको लगेगा कि सब कुछ का जो ज्ञान है वो बुक के अंदर है, और सब कुछ ज्ञान आपको बुक से मिल सकता है। हम कहीं से भी बना बनाया हल प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सोशल साइंस आपको क्या करने की हेल्प करता है, बना बनाया हल कहीं नहीं मिलेगा, आपको खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। एंड ट्राइंग टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। अगर अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, तो एक सॉल्यूशन को ही नहीं, आप बाकी सॉल्यूशंस को भी देखो और बाकी सॉल्यूशंस को भी आप ट्राई कर सकते हो। तो इसलिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ना थोड़ी सी बड़ी चीज हो जाती है ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि देखो गोल्स का मतलब होता है, जैसे मेरा आज का दिन का गोल क्या है, मेरे आज के दिन का लक्ष्य क्या है। मेरा आज के दिन का लक्ष्य है कि मुझे ये बनाना था, स्लाइड्स अच्छे से प्रिपेयर करनी थी, सारे नोट्स बनाने थे और सारी चीजें अच्छे से लिखनी थी। ठीक है, ये करना था। ओके, तो ये मेरा गोल है, ये कंप्लीट हो गया, तभी ये चीज बन पा रही है। बट ऑब्जेक्टिव्स का मतलब थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को आइडियलिस्ट कहते हैं कि ये पूरे हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव्स अच्छे रखने चाहिए। जैसे कि ऑब्जेक्टिव मतलब पूरा सोशल साइंस पढ़ा देने का, पूरा 10th क्लास आपका कंप्लीट हो गया मान लो, पूरा सोशल साइंस पढ़ा देने का उद्देश्य ये है कि सो दैट बच्चे के अंदर, मतलब बच्चे के अंदर समाज को लेकर के लर्निंग हो सके, मतलब एक सामाजिक लर्निंग उसको उसकी हो सके, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो सके, उसको एक्सपीरियंसेस मिल सके। बेसिकली हमेशा उसको बुक की लैंग्वेज ही मत दो, यानी कि बुक का नॉलेज मत दो, उसको एक्सपीरियंस भी मिल सके, वो अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना सीखे, वो उसको कहीं से बना बनाया हल ना ले ले, वो ट्राई टू सॉल्व, मतलब ट्राई टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे और एक्सप्लोर करे। दूसरा, ये सोशल साइंस जो है आपको हेल्प करता है डल एंड बैकवर्ड स्टूडेंट्स को, मतलब जो बच्चे मान लीजिए कि मैथ्स में कमजोर हैं, थोड़ा मैथ्स नहीं समझ पाते या साइंस को अच्छे से समझ नहीं पाते, वो सोशल साइंस को समझ सकते हैं। तो ये थोड़े से डल और बैकवर्ड स्टूडेंट्स की हेल्प करता है कि वो इसको समझ करके भी अपना जीवन यापन या फिर ऐसी मतलब मेथड्स या ऐसा स्किल, आप इनमें भी ऐसे स्किल्स होते हैं जिसका हम ग्रहण करके आगे कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो इसलिए ये बैकवर्ड स्टूडेंट्स और जो डल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी हेल्प कर देता है। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। फिर आता है एडजस्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव्स हमें ये बताते हैं सोशल साइंस के अंदर, कोई भी चीज़ सोशल साइंस के, हमारे पूरे समाज में कोई भी चीज़ स्टैटिक तो नहीं रह सकती। समाज जो है वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब है स्थिर, एक जगह पे रुका हुआ। तो हमारा जो समाज है वो स्टैटिक तो नहीं है, ठीक है, स्थिर नहीं है, वो चलता रहता है, मतलब वो उसके अंदर गतिविधियां होती रहती हैं। तो अगर आपने रिजिडिटी अपना ली, अगर आप मतलब एक जगह पे रिजिड हो गए, तो फिर आप समाज के साथ चल नहीं पाओगे। इसलिए सोशल साइंस आपको समाज के साथ एडजस्ट करता है, समन्वय करता है, आपका समन्वय करता है, मतलब आपको एडजस्ट करता है। और फ्लेक्सिबिलिटी, सोशल साइंस आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है, सो दैट आप समाज के अनुसार चेंज हो सको, क्योंकि चेंजेस होते ही हैं, सोसाइटी में चेंजेस होते हैं। और ये कोर्स आपको सिखा देता है, यानी कि जो सोशल साइंस का कोर्स है ना, वो आपको, आपके अंदर वो लचक ले आता है, आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी ले आता है, जो समाज में चल रहा है उसके हिसाब से चलना आपको सिखा देता है। फिर आता है ट्रेनिंग इन कॉर्पोरेशन, यानी कि आपको सोशल साइंस कॉर्पोरेशन भी सिखाता है कि हमें कैसा बिहेव करना है, किसी के साथ मदद करने के लिए आप तत्पर रहो, बलिदान देने का बारी आए तो बलिदान भी दे दो अगर कभी देना पड़ जाए तो ट्रेनिंग इन कॉर्पोरेशन यानी कि सोशल साइंस आपको सहयोग सिखाता है। सोशल साइंस आपको ऐसे स्किल्स भी सिखा देता है जिससे कि आपका अपना प्रोफेशन आप बना सकते हो, और आपको आपको कोई भी चीज़ बुद्धिमत्ता पूर्वक चुनाव करने का अवसर देता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने सोशल साइंस पढ़ा, अब किसी ऐसे चीज़ पर आकर के आप अटक गए जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या, किस चीज़ को सेलेक्ट करें। तो ये जो सिलेक्शन है, ये आपको सोशल साइंस हेल्प कर सकता है आपके अंदर लॉजिक को ला करके, आप लॉजिकल हो सकते हो। सोशल साइंस आपको लॉजिक सिखाता है कि कोई कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, तो लॉजिक हो गया। ठीक है, लॉजिक आपके अंदर आ जाएगा, रीजनिंग आपके अंदर आ जाएगी सोशल साइंस पढ़ने के बाद। और रीजनिंग एंड लॉजिक अगर आपके अंदर आ गया, तो फिर आप बुद्धिमत्ता से अपने इंटेलिजेंस से कोई भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक मतलब सभी ऑप्शंस में से कोई एक बेहतर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग, ये जो सोशल साइंस होते हैं, हमारी रीजनिंग, हमारी थिंकिंग, यानी कि हमारी तर्क क्षमता, हमारे विचार करने की क्षमता, उसको बढ़ावा देता है, हम अच्छा निर्णय ले सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा एक और दो और ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल साइंस पढ़ने के बाद आपकी भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अगर एक मतलब आप इस समाज में रहते हो, इस राष्ट्र में रहते हो, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप असामाजिक व्यवहार अपना लेते हैं, मतलब कुछ नॉट आप बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो असामाजिक व्यवहार अपना लेते हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर्स अपना लेते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, परंतु ये सही नहीं है। इसलिए सोशल साइंस हमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है कि असामाजिक व्यवहार को खत्म करके सामाजिक व्यवहार करो और आत्म केंद्रित ना हो करके दूसरों के लिए भी कुछ करो। अगर दूसरों की हेल्प की जा सकती है तो वो भी करो। तो सोशल साइंस हमें दूसरों की हेल्प करना सिखाता है, कॉर्पोरेशन सिखाता है, कॉपरेशन सिखाता है, ठीक है, सद्भावना जिसको हम कहते हैं, सौहार्दता, सद्भावना सिखाता है, हार्मनी सिखाता है, ठीक है, पीस मेंटेन करना, ये सब हमें सोशल साइंस सिखाता है। नाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो देश हैं, राष्ट्र हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। कोई भी राष्ट्र अकेला नहीं रह सकता, राइट, अकेला अपना विकास नहीं कर सकता, और डिपेंडेंस है। राष्ट्र एक बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, आप उसको बड़ा परिवार मानो। और दूसरा आपके अंदर ना, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे रिलीजन है, तो धर्म के प्रति आपके बीच में, आपके अंदर आदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर एक राष्ट्र को महान बनाना है, खुशहाल बनाना है, सुरक्षित बनाना है, तो आपको ये सोशल साइंस के सारे उद्देश्य आपको पढ़ाने पड़ेंगे। मतलब जैसे सोशल साइंस की जो किताबें हैं, सोशल साइंस के जो भी आप इवेंट्स बता रहे हैं बच्चों को, चाहे सोशल साइंस में आप कोई कहानी डिस्कस कर रहे हो, चाहे सोशल साइंस के अंदर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसके अंदर कुछ ऐसे मूल्य बच्चों के अंदर इनकलकेट करो, उनमें डालो, ठीक है, ये सारे मूल्य उनके अंदर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स कम अंडर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम किस चीज़ का निर्माण बच्चों के अंदर करना चाहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं कि हम चाहते हैं क्या क्या चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या, हम चाहते हैं कि बच्चा जो है पूरे उसको समझे, पूरे जो विश्व है उसको समझे, एक विश्व का नागरिक बने, ना कि ना किसी एक देश का। मतलब एक देश के तो आप नागरिक हो, पर आप अपने आप को विश्व का नागरिक भी समझो। आपके अंदर हार्मनी आ जाए, आपके अंदर शांति प्रियता आ जाए, आपके अंदर ये सब चीज़ें लाना चाहते हैं। आपके अंदर जो है वो मूल्य का विकसित हो जाए, मूल्य विकसित हो जाए, मतलब आपके अंदर लोकतांत्रिक मूल्य विकसित हो, आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाए, ये सब चाहते हैं, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझो, ठीक है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑपरेशन वगैरह ये सब लेकर के आता है, आपके अंदर रीजनिंग की क्षमता लेकर के आता है। और वो ये चाहता है, सोशल साइंस का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा ये ना समझे कि बुक के अंदर ही सारा ज्ञान है, नॉलेज जो है वो बुक के अंदर है, वो अपने एक्सपीरियंस से भी समझे और ट्राई करे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। अब हम एक टॉपिक और लेते हैं, ये हमारा टॉपिक है वैल्यूज ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, कि सोशल साइंस पढ़ाने के मूल्य क्या हैं, मतलब वैल्यूज क्या हैं। यानी कि अगर आप सोशल साइंस पढ़ाते हो तो कौन सी मूल्य आपके अंदर आते हैं, कौन से वैल्यूज आपके अंदर आती हैं। तो देखो, ये उद्देश्य जो अभी हमने पढ़े, जिसका मतलब होता है कि ये सिखाने का उद्देश्य क्या हो सकता है, मतलब सोशल साइंस पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, ये हमें समझ आ गया। सिंपल है, दोनों में आप एक ही चीज़ लिख सकते हो, लक्ष्य। लक्ष्य हो मतलब चाहे आपका एम्स हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम हो जाएंगी। जैसे कि आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, आप एक नागरिक अच्छे से बन पाओ, आप इंटरनेशनल आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए, ठीक है, आपके अंदर अच्छे एटीट्यूड्स आए, ठीक है, और आप एक अच्छे नागरिक हो, विश्व के नागरिक, आपको समाज की समझ हो, मतलब आपको सोसाइटी की समझ हो। तो 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो सबके साथ जाएंगे, मतलब एम्स और ऑब्जेक्टिव दोनों के साथ मिक्स करके भी आप लिख सकते हो। बट ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आइडियलिस्ट होते हैं, और वो थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं। गोल्स जो हैं वो अचीवेबल होते हैं, छोटे छोटे आप गोल्स जो हैं वो बना सकते हैं। नाउ वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, यानी कि वैल्यूज़ क्या हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं मूल्य क्या होता है, उसका मीनिंग, अर्थ क्या होता है मूल्य का, उसका डेफिनेशन क्या है, मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज़ भी होती हैं। जैसे समाज में आपको कोई मिला बाहर मार्केट में, तो आप उसको हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं, या फिर आपने उनको ग्रीट किया बहुत अच्छे से, तो ये समाज के मूल्य हैं। अतिथि देवो भवो जिसको हम कहते हैं, सामाजिक मूल्य है ये, क्योंकि हम समाज का हिस्सा है। कोई अगर व्यक्ति है, वो आपसे बड़ा है, तो आप उसको रिस्पेक्टफुली बात करोगे, ये समाज का नियम है, मतलब ये समाज में कहा जाता है, ये समाज के वैल्यूज़ हैं। तो कितने टाइप के वैल्यूज़ होते हैं, सामाजिक होते हैं, सामाजिक वैल्यूज़ होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, नैतिकता होती है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सारी नैतिक वैल्यूज़ होती हैं। आर्थिक वैल्यूज़ भी होती हैं। अब आपको समझ आएगा कि आर्थिक वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि आर्थिक इज इक्वल्स टू पैसा लगता है हमको, बट इसके अंदर भी तो आर्थिक मूल्य, मतलब इसके अंदर भी तो आपके अंदर मूल्य आ सकते हैं ना, जैसे कि आप अपना काम ईमानदारी से करो, आप अपना काम पूरे ऑनेस्टी के साथ करो। तो इसलिए ये क्या है, ये
जो है टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ थी कि कितने प्रकार की वैल्यूज़ है, तो सामाजिक वैल्यूज़ भी होती हैं, राजनैतिक वैल्यूज़ भी होती हैं, सबको वोट देने का अधिकार है तो सबको वोट देने का अधिकार दे दो, और मॉरल वैल्यूज़ और इस तरीके से। चलो अब हम पढ़ते हैं वैल्यूज़ क्या है, यानी कि मूल्य होते क्या हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है, प्राप्त विकल्पों में से किसी सशक्त विकल्प को चयन करना। ये लाइन सुनने में बड़ी ऐसी लग रही होगी कि अरे ये सब क्या वर्ड डाल दिए, बट इसका मीनिंग पता क्या है? इसका मीनिंग ये है, प्राप्त विकल्प यानी कि इसको ध्यान से समझते हैं। प्राप्त विकल्प यानी कि जो हमारे सामने चॉइसेस हैं, हमारे सामने ये भी चॉइस है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक चॉइस है कि मेरे पास अभी मतलब मेरे पास बहुत सारी चॉइस है, जिसमें से एक कहता है कि मैं बर्गर खा लूँ, अभी मुझे भूख लग रही है मान लो, एक चॉइस कहती है कि मैं बर्गर खाऊं, ठीक है। पता नहीं ये मूल्यों में जाएगा या नहीं जाएगा, बट फॉर एग्जाम्पल ये कहती है कि मैं बर्गर खाऊं। एक कहता है कि नहीं, मैं जो है एक उसमें एक मेरे पास विकल्प है कि मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊं। एक विकल्प मेरे पास ये है कि एक काम करती हूँ, मैं अभी एक जूस पी लेती हूँ। एक विकल्प मेरे पास है कि जो कह रहा है कि मैं अपने घर में बना करके कुछ खाना खा लेती हूँ, तो मैं लिख दूंगी होम कुक चीज़ मैं खा लेती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारे विकल्प है मेरे पास, इन विकल्पों में से एक बढ़िया विकल्प का चुनाव करना, एक सशक्त विकल्प का चुनाव करना ही मूल्य कहलाता है। कि यार मैं बाहर का नहीं खाना चाहूंगी, मेरे मम्मी पापा ने बोला है कि बाहर का नहीं खाना है, तो मैं इस मूल्य के साथ भी नहीं जाऊंगी, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं, मैं होम कुक्ड फूड खाऊंगी, सो दैट मेरे साथ साथ और भी मेरे भाई बहन जो है वो भी खा सकें। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, ये बहुत अजीब सा एग्जाम्पल दे दिया मैंने, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल और कैसा एग्जांपल है, मतलब आपके पास जो विकल्प है ना, जैसे जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, हाँ मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लो कि मुझे अभी कहीं जाना है, ठीक है, मेरे पास बैग नहीं है, मान लीजिए मेरे पास बैग नहीं है और मुझे एक अच्छा सा फैंसी सा बैग चाहिए, ठीक है। मेरे पास विकल्प क्या क्या है, चोरी एक विकल्प है मेरे पास, ठीक है। थेफ्ट है एक विकल्प है मेरे पास, थेफ्ट एक विकल्प हो गया, मैं टी से डिनोट कर रही हूँ, टी मीन्स थेफ्ट यानी कि चोरी एक विकल्प है मेरे पास। मेरे पास ये है कि मेरे पास जो मेरा ओल्ड बैग है मैं उसी को ही ले जाऊँ, कोई फैंसीनेस इसको मतलब कोई मतलब नहीं है कि फैंसी है या नहीं है, मैं उसी को ले जाऊँ, या फिर मैं किसी से बोरो कर लूँ, मैं किसी से बोरो कर लूँ, या फिर मैं बाय करके ही ले आऊँ, यानी कि मार्केट से खरीद के ले आऊँ। तो प्राप्त विकल्पों में से जो सबसे सशक्त विकल्प होगा उसका चयन जो है वो आपके मूल्य कहलाते हैं। देखो अगर आप चोरी के साथ जाओगे तो ये आपका फिर अच्छा मूल्य नहीं है ना, फिर तो आप चोरी कर रहे हो, ये अच्छा मूल्य नहीं है, ठीक है। तो ये टी वाले के साथ हम नहीं जाएंगे, यानी कि इन प्राप्त विकल्पों में से एक सशक्त एक अच्छा विकल्प हमने चूज करना है। तो चोरी तो मैंने नहीं किया है चूज, ठीक है। इसके अलावा ये ओ क्या था, ओल्ड बैग है, या तो मैं पैसे को अगर ऐसा समझूं कि पैसा बहुत कीमती होता है, इसको हमने बहुत अच्छे से संभाल के रखना है, तो मैं ओल्ड बैग के साथ भी जा सकती हूँ, ये मेरा मूल्य कहता है। क्योंकि ओल्ड और फैंसी क्या देखना, आप जा रहे हो, आपका जाना वहां पे जरूरी है, आपको बुलाया गया है ना कि आपके बैग को बुलाया गया है। सो इसीलिए आप ओल्ड बैग के साथ भी जा सकते हैं, या फिर आप बोरो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ओल्ड बैग की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, वहाँ जाके आपको ऐसा लगता है कि आप एम्बैरस हो जाएँगे, तो आप बोरो कर लीजिए किसी से। या फिर अगर आपके पास पैसे हैं और आप इतना ज़्यादा परवाह नहीं करते, मतलब थोड़ी कम ही परवाह करते हैं, तो आप बाय भी कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ परवाह भी क्या है, अगर आपके पास है ही नहीं और वो चीज़ आप उसको डिक्लटर करके उसको हटाने ही वाले थे उस बैग को, तो आप बाय करके भी ला सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल। तो कहने का मतलब ये आपके वैल्यूज़ हैं। तो सभी उसमें से आप किस चीज़ का चुनाव करोगे। यदि आप चोरी का चुनाव करते हो तो यानी कि वो विकल्प बिल्कुल, एक तो बात तो अच्छा नहीं है, वो विकल्प अच्छा नहीं है कि चुरा ही लें, और दूसरा उसको वैल्यू कहा भी नहीं जाएगा, वो मूल्य है भी नहीं, क्योंकि मूल्य इज इक्वल्स टू अच्छा होना बताया गया है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मूल्य का मतलब होता है अच्छा होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये लाइन का मेरे ख्याल से मतलब समझ आ गया होगा कि मूल्य वो होते हैं जो प्राप्त विकल्पों में से कोई एक बढ़िया सा विकल्प आप चूज कर लेते हो जिससे किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचता, वही आपका मूल्य है। अच्छा आचरण रखो, देखो मूल्य आपको हमेशा से ये सिखाते हैं कि आपका आचरण जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपका जो कंडक्ट है, आचरण का मतलब होता है कंडक्ट। एक सेकेंड, ठीक है, आचरण का मतलब होता है कंडक्ट, आपका कंडक्ट जो है, कितनी गंदी हैंडराइटिंग आ रही है, एक सेकेंड, हाँ। तो आपका कंडक्ट जो है उसको अच्छा रखो, अपने आचरण को अच्छा रखो। अच्छा, हमारे समाज में हमें भाईचारा सिखाया जाता है, ठीक है, वैल्यूज हैं ये। तो वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं, भाईचारा एक वैल्यू है, समाज की प्रगति, सौहार्द्रता, मूल्य, और मूल्य को हम कहते हैं अच्छा और श्रेयस, मतलब जो भी चीज अच्छी है वो मूल्य है। जो भी चीज अच्छी है, देखो चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, वो मूल्य नहीं है, फिर वो अच्छी वैल्यूज है ही नहीं। तो जो अच्छा है वो मूल्य है, ठीक है। यानी कि अगर सच बोलना अच्छी बात है तो वो एक मूल्य है, ठीक है। चोरी करना अच्छी बात नहीं है तो वो मूल्य नहीं है।
दूसरा चीज़ किलिंग करना यानी कि हिंसक हो जाना, वो अच्छी बात है, नहीं है तो वो मूल्य नहीं है। सो इसीलिए जो अच्छा है वही मूल्य है, पहले हम ऐसा कहते थे। और समाज में अगर हमें जो अच्छा है और जिसको हम मूल्य बनाना चाहते हैं तो उसमें भाईचारा आ जाता है। समाज की प्रगति के लिए भाईचारा, सौहार्दता, प्रेम भाव ये सब होना चाहिए। एलपॉट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं और एलपॉट क्या कहते हैं, एलपॉट ने वैल्यूज को प्रेफर्ड चॉइस माना है। जो आप सबसे उत्तम, सबसे अच्छा चयन करोगे उसको हम वैल्यू कहते हैं। दूसरा मॉरिस कहते हैं प्रेफर्ड बिहेवियर, यानी कि जो आपका उत्तम व्यवहार है, सबसे बढ़िया जो आपका व्यवहार है वो आपका वैल्यू होगा। मतलब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो आप वैल्यू वाले हो, मतलब आपके अंदर वो मूल्य हैं। तो आपका जो प्रेफर्ड बिहेवियर है, मतलब जैसे मेरे पास कोई अगर आता है, मान लो कोई बच्चा मेरे पास आता है, मैं एक टॉपिक समझा चुकी हूँ, एक बच्चा मेरे पास आता है और मैं उस समय थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट मिले हैं ताकि मैं दूसरे क्लास के लिए रेडी हो सकूँ, ठीक है। अब बच्चा मेरे पास आता है पूछेगा कि मैम मुझे डाउट है। अब मैं उसको डांट के भी भगा सकती हूँ कि चले जाओ यहाँ से, मैंने तुमको समझा दिया था ना, तो तुम यहाँ पे बार बार क्यों आते हो। तो ये बिहेवियर हो सकता है। एक ये बिहेवियर हो सकता है कि हाँ बेटा तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रेफर्ड बिहेवियर, जो मैं इन दोनों में से बिहेवियर प्रेफरेबली चूज करूंगी उसी को मैं मूल्य कहूंगी। और क्योंकि पहले वाला जो मैं अगर चूज करने वाली हूँ बिहेवियर वो अच्छा नहीं है, बच्चे को ऐसे डांटना वाटना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर ऐसे वो कभी मेरे पास डाउट लेकर आएगा भी नहीं। तो अगर मैं पहले ही उस चीज़ को मना कर दूंगी तो फिर या तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा और वो दोबारा आएगा भी नहीं। तो ये तो चीज़ मैं नहीं अपनाऊंगी। तो ये चीज़ अपनाऊंगी कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान मैं तुरंत कर दूंगी। तो ये प्रेफर्ड बिहेवियर है मेरा, और क्योंकि ये अच्छा है तो ये मूल्य कहलाएगा। ठीक है, तो मॉरिस ने क्या बोला, जो हम प्रेफर्ड बिहेवियर करते हैं वो मूल्य है, जो सबसे प्रेफरेबल होता है। और मूल्य वैसे भी ना सामाजिक अप्रूव्ड होते हैं, समाज के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं जो मूल्य होते हैं, कि मतलब समाज जिस चीज़ को अप्रूव करता है वही हम मूल्यों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सच बोलो, ठीक है, झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलना समाज कभी अप्रूव नहीं करेगा, इसलिए। ठीक है, फिर एक राल्फ बोरसोडी हैं, वो कहते हैं कि वैल्यूज ना इमोशनल जजमेंट होते हैं। जो मूल्य होते हैं ना वो हमारे इमोशंस होते हैं, इमोशन यानी कि संवेगों से आते हैं। दे आर जनरेटेड बाय फीलिंग्स, वो हमारी फीलिंग से जनरेट होते हैं। वो ऐसे कॉग्निशन हम दिमाग नहीं लगाते, हमारी फीलिंग जैसी है वह। अगर हमारी फीलिंग चोरी वाली फीलिंग्स है कि हमारे अंदर चोरी की फीलिंग्स है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, ठीक है, और चोरी वाली फीलिंग्स है, तो फिर वो आपके दिल से आ रही है, वो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, दे आर इमोशनल नॉट इंटेलेक्चुअल जजमेंट। ये जो वैल्यूज होती हैं कि जैसे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सब आपके दिल से आती हैं, ये सब इमोशनल है, ये कॉग्निटिव यानी कि दिमाग वाली नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये आपके अंदर से आती है। ठीक है, तो अभी हम क्या समझे कि वैल्यूज जो होती हैं उसका मतलब होता है मूल्य, और कोई भी जो अच्छी चीज़ है वो मूल्यवान हो सकती है। और मूल्य के अंदर हम अपना सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं जो प्रेफरेबल हो, जो पूरा संसार, मतलब पूरा जो सोसाइटी है उस चीज़ को माने, उस चीज़ को अप्रूव करे। और समाज में हमें भाईचारा रखना है, अपना आचरण अच्छा रखना है, जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ श्रेयस है, वो चीज़ मूल्य कहलाती है। अल्पॉट ने कहा है कि मूल्य वो होते हैं जो हमारी प्रेफर्ड चॉइस होते हैं, इवन नॉट हमारी, पूरे समाज की प्रेफर्ड चॉइस होती है कि ये प्रेफरेबली फिर भी ठीक है। ठीक है, और जो हमारा प्रेफर्ड बिहेवियर होता है, जो अच्छा बिहेवियर होता है, उसको भी हम मूल्य में रखते हैं। और मूल्य जो है वो कहाँ से वो होते हैं, गाइडेड होते हैं, वो हमारे दिल से, हमारे फीलिंग से गाइडेड होते हैं। एलपॉट मूल्य को प्राथमिकता देते हैं। मूल्य वो है जिसको हम प्राथमिकता दें, हम उसको प्राइमरी चीज मानते हैं, प्राथमिकता देते हैं। अच्छा, वैल्यूज कितने प्रकार की होती हैं? सोशल वैल्यूज होती है, समाज में उठना बैठना, दो चार लोग अगर मिल जाएं तो किसी की बेइज्जती ना करना, अच्छे अच्छे आदतें, वो आपके सामाजिक मूल्य होते हैं। मॉरल मूल्य का मतलब क्या होता है? मॉरल का मतलब होता है नैतिक मूल्य, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किलिंग नहीं करना, ये सब होता है। कल्चरल मूल्य का मतलब ये होता है कि सबको अपना कल्चर का, आप दूसरे के अपने कल्चर के साथ साथ दूसरे कल्चर की रिस्पेक्ट करो। और सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ये सब हिंदी में लिखे हुए हैं। सोशल मीन सामाजिक, मॉरल मीन्स नैतिक, कल्चरल मीन सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं। और कि सबको अपनी अपनी संस्कृति अपनाने का, सबको अपनी अपनी संस्कृति का मौका मिलना चाहिए, उसको प्रचार करने का मौका मिलना चाहिए। और धर्मनिरपेक्ष भी एक तरीके का वैल्यू है कि आप धर्मनिरपेक्ष रहो, दूसरों के प्रति भी, दूसरों के रिलीजन के प्रति भी आपको थोड़ा टॉलरेंस शो करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। पता नहीं वो कौन सा एग्जाम्पल था, अभी याद नहीं मुझे, एग्जाम्पल अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। बट धर्मनिरपेक्ष के ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कि अगर दो फेस्टिवल एक साथ पड़ रहे हैं और दो अलग अलग रिलीजन के हैं
और 2 अलग-अलग रिलीजन वो फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं, तो भई आप रास्ते अलग कर दो। एक ये रास्ते से चले जाओ सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो, एक इस रास्ते से चले जाओ सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप ऐसा कर सकते हो। धर्मनिरपेक्ष आपके अंदर ये मॉरलिटी भी होनी चाहिए कि भई ऐसा मत करो कि एक रास्ता आपने सोचा कि बस इसी धर्म के लोग ही जाएँगे इस रास्ते से और जो है और इन्हीं का ही फेस्टिवल बनेगा, इनका नहीं बनेगा, ऐसे नहीं करना है। आपको धर्मनिरपेक्ष के अंदर भी वैल्यूज़ होते हैं कि दोनों के धर्म के लोगों को अपने-अपने फेस्टिवल्स मनाने हैं, तो आप रास्ते वगैरह कर सकते हो सो दैट वो एक रास्ते से आराम से अपना फेस्टिवल मनाते हुए चले जाएँ, एक ये रास्ते से चले जाएँ, ऐसा कर सकते हैं। अब आता है सोर्सेज़ ऑफ वैल्यूज़ यानी कि वैल्यूज़ आती कहाँ से हैं? ये जो मूल्य हमको सिखाने की बात हो रही है, ये क्या लिख दिया मैंने? ये जो मूल्य हमको सिखाने की बात हो रही है, ये जो वैल्यूज़ हमको सिखाने की बात हो रही है, ये आती कहाँ से? तो ये हम अपने कल्चर से सीखते हैं, अपने रीति-रिवाज़ों से सीखते हैं। तो कहाँ से सीखते हैं? संस्कृति से सीखते हैं, जो हमें संस्कृति सिखाती है, सामाजिक रीति-रिवाज से सीखते हैं, जैसे कि अतिथि का सत्कार करना। वो बोलते हैं ना अतिथि देवो भवो या फिर आपका जो गेस्ट है उनका सत्कार करना, तो ये हमें अपना कल्चर सिखाता है। जॉइंट फैमिली में रहना, देखो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जॉइंट फैमिली में क्यों? देखो जॉइंट फैमिली में होता क्या है, जो दादा-दादी होते हैं ना, आप उनका बहुत अच्छे से टेक केयर कर सकते हो अगर साथ में रहोगे तो। अदरवाइज़ जो अगर दादा-दादी जैसे कि मतलब 4 भाई-बहन हैं या 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो उसके अंदर भी आप जॉइंट में रहो या मतलब ऐसा ये कहते हैं, मतलब ऐसा हमारी संस्कृति कहती है कि जॉइंट में रहो, लेकिन आजकल ना छोटी फैमिलीज़ हो रही है और जॉइंट फैमिलीज़ में कम रह रहे हैं। आजकल हम जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें ज़्यादा रह रहे हैं और उसकी वजह से जो ओल्ड एज में जो लोग होते हैं उनको बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि फिर कौन उनका टेक केयर करेगा, एक ही पर सारा बर्डन आ जाएगा या जो भी आप कह सकते हो, क्योंकि वो बर्डन ही मानते हैं ना ओल्ड एज में फिर। तो इसीलिए कल्चर एंड कस्टम हमें ये सिखाता है कि अतिथि का सत्कार करो, हो सके तो जॉइंट फैमिलीज़ में रहो, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहोगे तो जो लड़के के पिताजी हैं वो कहाँ रहेंगे फिर? या फिर जो माताजी हैं वो कहाँ रहेंगी? किसके घर के अंदर रहेंगी? और कब तक किस-किस के पास रहेंगी? क्योंकि दोनों या जो भी हैं 4 हैं, 2 हैं, जितने भी हैं, उनके पास रहना पड़ेगा। तो फिर इससे जॉइंट फैमिली में बच्चों का भी पालन-पोषण बहुत अच्छे से सोशलाइज़ेशन हो जाता है और जो बड़े होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, जो एज्ड पीपल होते हैं, जो एल्डरली पीपल होते हैं, उनका भी टेक केयर हो जाता है, इसलिए जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। बट क्योंकि आज आज पैसा है, आज पर्सनल वो है, मतलब अपने पर्सनल चीज़ों की वजह से जो है पर्सनल चीज़ों की वजह से हम क्या कह सकते हैं, पर्सनल स्पेस की वजह से, प्राइवेट लाइफ की वजह से या पैसों की शॉर्टेज की वजह से आज जो है इंडिविजुअल फैमिलीज़ बन रही हैं, तो उसकी वजह से एल्डरली पीपल के साथ मतलब उनका मतलब बहुत गलत होता है क्योंकि उनको केयर की ज़रूरत पड़ती है इसलिए, ठीक है? तो अतिथि संस्कार ये हमें अपना कल्चर सिखाता है, जॉइंट फैमिली में रहना सिखाता है, हमारी एक्चुअली भाषा जो है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो संगीत है, वो भी हमें कल्चर से पता चलेगा, जो नृत्य है, जो आचार-विचार, वही कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी हमें कल्चर सिखाता है। तो वैल्यूज़ आती कहाँ से हैं? वैल्यूज़ हमें कौन-कौन सिखाने का काम कर सकता है? देखो सोशल साइंस तो सिखाता ही है, लेकिन वैल्यूज़ हमें हमारे कल्चर से और रीति-रिवाज़ों से जानने को मिलती है। धर्म भी हमें बहुत सारी वैल्यूज़ सिखाता है और धर्म जो है हमें ये भी बताता है कि पतन के मार्ग से हट जाओ, यानी कि जिस में मतलब जो व्यक्ति अगर डिविएट हो रहा है या गलत रास्तों पे जा रहा है तो धर्म उसको सही रास्तों पे ला सकता है, ये भी वैल्यूज़ हैं। पतन के मार्ग से हटा के हमको विकास के मार्ग पे लेकर जा सकता है। जो दर्शन होती है, फिलॉसफी होता है, वो भी हमारे अंदर वैल्यूज़ को ला सकती है। दर्शन यानी कि फिलॉसफी भी, जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन है, वो भी हमारे अंदर फिलॉसफी को लेकर के आ सकता है। ये क्या हो गया? 1 सेकंड। यस। और फिर आता है सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़ के अंदर एक और चीज़ लिटरेचर। लिटरेचर भी हमें बहुत सारी वैल्यू सिखाता है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ऐसा कहा जाता है कि जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, वो समाज का आईना होता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लिटरेचर जब भी लिखा जाता है, मैंने पहले भी ये बात की हुई है, अगर मेरे पूरे एनवायरनमेंट में बहुत गर्मी है, तो मेरी पोएम्स में भी गर्मी या टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की बात होगी। मेरे पोएम के अंदर पानी की कमी की बात होगी। तो मतलब जो जैसा हमारा समाज होगा, हमारा साहित्य भी कुछ-कुछ वैसा होगा। तो वही लिखता है, ये मिरर है सोसाइटी का, क्योंकि आप जो भी लिख रहे हो ना, जो भी राइटर होता है, उसके ऊपर जो परिस्थिति जिन परिस्थितियों में वो है, जिस परिस्थिति में वो लिख रहा है, उसका असर पड़ता है। इसलिए मिरर ऑफ सोसाइटी है। तो हमारे अंदर लिटरेचर जो है, अच्छा लिटरेचर अगर आप पढ़ोगे, अच्छा साहित्य अगर आप पढ़ोगे, तो आपके अंदर एक अच्छा दृष्टिकोण आएगा। दृष्टिकोण मतलब आपके अंदर एक अच्छा दृष्टिकोण को क्या बोलेंगे? आपके अंदर एक अच्छा पर्सपेक्टिव आएगा, इंग्लिश में गुड, एक अच्छा इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव आएगा, सकारात्मक भावना आएगी आपके अंदर, एक पॉजिटिव जो फीलिंग है वो आपके अंदर आएगी, समाज को लेकर के सकारात्मक भावना आना, अगर आप अच्छा लिटरेचर पढ़ोगे तो, ठीक है? और विज्ञान यानी कि वैल्यूज़। अब देखो
बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो हमें भूल जानी चाहिए, ठीक है? अभी हमें लग रहा होगा कि अभी तो हम कह रहे थे कि वैल्यूज़ जो हैं अच्छी होती हैं, पर कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी हैं जो वैल्यूज़ तो हैं, मतलब वैल्यूज़ तो हमें लगती थी, बट वो एक्चुअली अंधविश्वास थे। कुछ ऐसी भी चीज़ें जो अंधविश्वास है, तो विज्ञान के आने की वजह से कुछ वैल्यूज़ हमारी चली गई हैं, जो होनी भी चाहिए थी, जो रिमूव भी होनी चाहिए थी। वो स्टीरियोटिपिकल चीज़ें हैं, जो सोशल लेवल समाज में जो बेकार चीज़ें होती हैं, वो सब हैं। सो इसलिए विज्ञान के आने की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी वैल्यूज़ अच्छी हैं और कौन सी वैल्यूज़ गलत हैं, कौन सी वैल्यूज़ हट जानी चाहिए और कौन सी वैल्यूज़ रहनी चाहिए, ठीक है? और पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है, जैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र हमें क्या सिखाता है कि समाज में तो है ही लोकतंत्र, सरकार तो है ही, लोकतांत्रिक सरकार तो है ही, तो आपको जो फ्रीडम दे रही है वो फ्रीडम आप दूसरों को भी दोगे, फिर वो आप दूसरों की फ्रीडम को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ठीक है? तो फ्रीडम है, इक्वालिटी है, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम भी हमें बहुत सारी वैल्यूज़ देता है, ये भी तो वैल्यूज़ हैं। फ्रीडम रखना, दूसरे की फ्रीडम का नुकसान ना पहुँचाना, ठीक है? इक्वालिटी, दूसरे के साथ कभी भी हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट करना, अनइक्वल ट्रीटमेंट ना करना, उनके साथ अनइक्वल नहीं करेंगे। जस्टिस, फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना, डेमोक्रेटिक डीलिंग, मतलब हर चीज़ में फिर आप डेमोक्रेटिकली डील करो। तो ये सोर्सेज़ हैं वैल्यूज़ के, कि वैल्यूज़ आती कहाँ से हैं? तो वैल्यूज़ कहाँ-कहाँ से आती हैं? समाज से आती हैं, यानी कि जो हमारी समाज संस्कृति है वहाँ से आती है, जो धर्म है वहाँ से आती हैं, विज्ञान जो है वो भी हमें बताता है कि कौन सी वैल्यूज़ कब की ख़त्म हो जानी चाहिए थी, जो कि सोशल इविल, जो कि रूढ़िवादिता है या फिर जो अंधविश्वासी चीज़ें हैं, उनको पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी हमको बहुत सारी वैल्यूज़ देता है, हमारा लिटरेचर भी हमको बहुत कुछ सिखा सकता है, हमें वैल्यूज़ प्रदान कर सकता है। और था क्या कुछ? और वैल्यूज़, हाँ, यही सब, फ़िलॉसफ़ी वग़ैरह ये सब भी हमें वैल्यूज़ देती हैं। फिर आ जाओ, लास्ट टॉपिक है ये, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू। देखो हमें ज़रूरत ही क्या है, हमने देखा कि हमें ये वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से मिलती है, धर्म से मिलती है, संस्कृति से मिलती है, लिटरेचर से मिल जाती है, विज्ञान भी हमको बहुत कुछ बताता है, पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक संस्था भी हमें बहुत सारे वैल्यूज़ बताती है कि चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, फ्रीडम किसी की ख़राब नहीं करनी, परेशान नहीं करना है किसी को, किसी के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं करना है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है हमारी लाइफ में, नीड क्या है एंड इम्पोर्टेंस क्या है वैल्यू एजुकेशन का? तो देखो हमारा वातावरण जो है खराब हो रहा है, उसके अंदर स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, अनुशासनहीनता, इसका मतलब है इनडिसिप्लिन बढ़ता जा रहा है। तो इसी को ठीक करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ की आवश्यकता है। वैल्यूज़ की आवश्यकता होती है ताकि हमारा समग्र विकास हो सके, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, हमारे अंदर वोकेशनल एफिशिएंसी आ सके। वोकेशनल एफिशिएंसी का मतलब है आप कोई भी काम कर रहे हो ना समाज में, तो बेईमानी मत करो, ठीक है? बेईमानी नहीं करनी है आपको, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना है। दूसरा, भ्रष्टाचार मत करना, ठीक है? अगर, क्योंकि सोशल साइंस जो है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, सोशल साइंस आपको वैल्यू सिखाता है। सोशल साइंस जो आपको वैल्यू सिखाता है, उसी वैल्यूज़ का आप इस्तेमाल अपने ओवरऑल डेवलपमेंट, अपने समग्र विकास में भी करोगे। वोकेशनल एफिशिएंसी यानी कि ताकि आप अपने काम में, अपने प्रोफ़ेशन में कोई गलत चीज़ ना करो, आप ऑनेस्ट रहो, ठीक है? आप भ्रष्टाचार ना फैलाओ, आप ब्लैक मनी ऐसा ना करते हो। और अगर बेरोज़गारी है, तो आप किसी गलत रास्ते पे ना भटक जाओ, ठीक है? बेरोज़गारी है, हम सब जानते हैं कि है, पर आप तलाश करते रहो, अपने स्किल को अच्छा करते रहो, दैट्स इट, ये ज़रूरी है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़, यानी कि जो वैल्यूज़ का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि हमारे अंदर आदर, जैसे कोई अच्छी पदवी पर है, कोई अच्छी पोस्ट पर है, तो अच्छा आपका आदर, आप उसका आदर करोगे, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, समान व्यवहार ले दिया है वैसे यहाँ पे। हाँ, समान व्यवहार, एक तो अपनी देखो, 2 अगर सेम पोस्ट पर हैं तो समान व्यवहार करना है, और यदि आप अपनी ऊँची पोस्ट पे चले गए हैं, तो भी नीचे वाले का आपको समान आदर करना है। तो सोशल वैल्यूज़ आता है, ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावादी वैल्यूज़ लेकर आता है, यानी कि हमें इसलिए ज़रूरत है इन वैल्यूज़ की, सो दैट हम थोड़ा करुणा के भाव से भर जाएँ, थोड़ा कंपैशन हमारे अंदर आए, सेंसिटिविटी हमारे अंदर आए, थोड़ा-सा सेंसिटिविटी को क्या कहते हैं? थोड़ा-सा संवेदनशील हम बन जाएँ, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ हमारे अंदर आए। हमें वैल्यूज़ की इसलिए भी आवश्यकता है ताकि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का डेवलपमेंट कर सकें अपने अंदर, और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डेमोक्रेटिकली डीलिंग कर सकते हैं। हमारे अंदर वैल्यूज़ इसलिए भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हम प्रिज़र्व कर सकें अपने एनवायरनमेंट को। वनों का कटाव हो रहा है और प्रकृति के संसाधनों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। इसी को बचाने के लिए प्रकृति को और अपने आप को भी, और अपनी आगे आने वाली भावी पीढ़ी को, फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए भी हमें वनों का कटाव नहीं, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं, एफॉरेस्टेशन करना है, और हमें प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं करना, लालची नहीं बनना बिल्कुल भी, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, पौधा लगाना है और वनों का कटाव नहीं करना है। तो ये वैल्यू एजुकेशन हमें ये भी बताता है कि देखो पौधों का भी तो जीवन है,
और पौधों का अगर आप नहीं समझ रहे हो तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? या फिर जो बाकी लोग हैं, जो बाकी लोग नहीं, बाकी जो एनिमल्स हैं मान लीजिए, बाकी जो जानवर है वो कहाँ जाएंगे अगर हम ऐसे ही वनों को काटते रहेंगे? ठीक है, सो इसके हमें अपने प्रिजर्व करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को। तो क्या समझ आया हमको कि हमें क्यों ज़रूरत है, इन नीड क्यों नीड है हमें वैल्यू एजुकेशन की, सो दैट हम अपना पूरा समग्र विकास कर सकें। ठीक है, और हम जो है हमारे अंदर भ्रष्टाचार जैसी भावना ना आ सके, हम अपने काम के प्रति बहुत अच्छे से काम कर सके, हमारे अंदर आदर की भावना आ सके, थोड़ी सेंसिटिविटी संवेदनशीलता आ सके, हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें। एंड लास्ट स्लाइड इज ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली। देखो वैसे तो अभी हमने जॉइंट फैमिली की बात की कि जॉइंट फैमिली में जो है एल्डरली पीपल का केयर हो जाता है और बच्चों का भी अच्छे से सोशलाइजेशन हो जाता है, इसलिए जॉइंट फैमिलीज होनी चाहिए। लेकिन जॉइंट फैमिली के अंदर भी जो एक छोटा परिवार है जिसको हम कह रहे हैं माता पिता और उनके बच्चे, उनका परिवार छोटा होना चाहिए, क्योंकि एक स्मॉल फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आजकल क्या है ना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो चुका है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इतने सोर्सेज, इतने रिसोर्सेज, इतने संसाधन हमारे पास है नहीं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस, यानी कि आप सबको बताओ, ये जो वैल्यू एजुकेशन है, मूल्य वाली एजुकेशन है, वो ये भी बताती है हमको कि छोटी फैमिली हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे होता क्या है कि संसाधनों का बंटवारा सबके पास समान तरीके से होगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ वैल्यू एजुकेशन में हमारा जो आउटलुक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक आउटलुक होगा तो ये सुपरस्टिशंस, जो अंधविश्वास है, उनको खत्म करेगा और सोशल इवल्स को खत्म करेगा। सोशल इवल्स यानी कि समाज के अंदर की जो बुराइयां उनको खत्म करेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, अगर आपके अंदर वैल्यूज होंगी, मूल्य अगर आपके अंदर होंगे वो भी अच्छे, तब अपने कल्चर को भी तो प्रोटेक्ट करोगे ना। आपके अंदर भी सच्चाई, ईमानदारी, भलाई, ऐसे मूल्य आएंगे, क्योंकि आज ना मूल्यों का पतन हो रहा है। सच्चाई, ईमानदारी, भलाई, मूल्यों का पतन हो रहा है। मतलब आज सच्चाई, सच कोई नहीं बोलता है, ईमानदार कोई नहीं है, भलाई कोई भी किसी की नहीं करना चाहता। इनका पतन हो रहा है, इसलिए हमें इन वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है, सो दैट हम अपने कल्चर को बचा सके, सच्चाई, ईमानदारी और भलाई रख सके। ठीक है, मतलब ये हमें भलाई करनी है, ईमानदारी रखनी है, सच्चाई करनी है, जो पतन हो रही है, जो डिक्लाइन हो रही है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकुलर सोसाइटी, सभी धर्मों के प्रति हमें आदर रखना है। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है धर्म जो है निष्पक्ष रहेगा, कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सो फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकुलर सोसाइटी, अगर आपको ऐसे धर्म निरपेक्ष समाज बनाना है, उसका आपको विकास करना है, तो सभी धर्मों को एक दूसरे के प्रति आदर करनी है, सभी को पूजा पद्धति या जो भी होता है उसको करने का स्वतंत्रता अधिकार होना चाहिए, मतलब पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सो लास्ट में यही लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमारा समाज है उसका पतन हो रहा है, उसके अंदर वैल्यूज घटते जा रहे हैं, धर्म के प्रति आस्था हमारी कम हो रही है, हम स्वार्थी होते जा रहे हैं, सेल्फिश होते जा रहे हैं, और अपनी ज्ञान का और शक्ति का हम अनुचित प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अपनी पावर का और अपने नॉलेज का गलत उपयोग कर रहे हैं, अशांति फैली हुई है। तो उसी को खत्म करने के लिए हमें वैल्यू एजुकेशन यानी कि मूल्य को पढ़ाने की जरूरत है, सो दैट हम थोड़ा समाज में मिलजुल सके, आध्यात्मिक हो सके, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना कर सके। सो ये था ओवरऑल टॉपिक, जिसके अंदर हमने किस बारे में बात करी है, ये सोशल साइंस की पेडागोजी हम कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इस बात को कि पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस ये जो है ये बीएड के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीटेट के लिए भी बहुत ज़्यादा सीटेट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये जो डीएलएड का जो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है ये उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और ये मतलब सोशल साइंस की पेडागोजी जिस भी चीज़ में आती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए इसको पढ़ना है अच्छे से। इसमें कौन कौन से टॉपिक हो गए, कौन कौन से बच्चे हैं, वो मैं बता देती हूँ। देखो, जो ये पर्टिकुलर बुक है, ठीक है, ये लक्ष्मी पब्लिकेशन की जो बुक है बीएड की, ये इसका मटेरियल बहुत ज़रूरी है, सारे इसी के ही पॉइंट्स हैं। और ये वाली बुक नहीं भी है, अगर आपके पास कोई और भी है तो भी मटेरियल चेंज नहीं होगा, यही सब चीज़ें लिखी होंगी। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या क्या देख चुके थे, हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी क्या क्या देखा। सबसे पहली चीज़ तो हमने मीनिंग समझा था। ठीक है, हमने मीनिंग समझा था और नेचर समझा है, सोशल साइंस का मीनिंग समझा है, नेचर समझा है, स्कोप समझा है। आपको ना हर एक
वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं सोशल साइंस का मीनिंग बताओ, तो आप बताओ सोशल साइंस का मीनिंग होता है समाज का अध्ययन करना, समाज का अध्ययन करना, और विज्ञान का मतलब होता है जो भी आपने ज्ञान या नॉलेज को प्राप्त किया है ना, लिया है ना, रिसीव किया है, उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग कर लो, वो आपका मीनिंग है। तो ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। नेचर का मतलब है उसका प्रकृति कैसा है, भाई हर किसी एक इंसान का नेचर होता है, तो सोशल साइंस का भी एक नेचर है। सोशल साइंस का नेचर बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है, क्योंकि ये हर चीज़ के अंदर है, ये आपके मूल्यों को के अंदर है, ये डेमोक्रेसी के अंदर है, ये हर चीज़ में है। तो आपको नेचर पता होना चाहिए कि इसका नेचर जो है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, व्यापक है, जटिल भी है नेचर, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसका स्कोप कैसा है, इसका मतलब इसका क्षेत्र कैसा है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्यों इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का समावेश होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, लिटरेचर, साहित्य, धर्म और कल्चर वगैरह सब कुछ, बहुत कुछ है इसमें, लिबरल आर्ट्स वगैरह बहुत कुछ है, इसलिए इसका स्कोप बहुत बड़ा है, विस्तृत है, विशाल है। सेम चीज गोज विद स्कोप एंड नेचर, ठीक है, नेचर एंड स्कोप के साथ सेम सेम चीज है ये। तो नेचर पढ़ चुके हैं, स्कोप पढ़ चुके हैं, ठीक है, मीनिंग, नेचर, स्कोप। इसके अलावा हमने पढ़ा था एम्स, एम्स भी पढ़ लिया हमने कि इसका एम्स क्या होता है, इसके बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारे एम्स होते हैं, जिसमें अच्छे समाज का निर्माण करना, एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना, हमें अपने समाज को अच्छे समझना, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन सोसाइटी, इन सबका एम होता है। फिर हमने एक ऑब्जेक्टिव्स पढ़े कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सब इसके मतलब ये जो सोशल साइंस है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हमने अभी देखे। और ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य जो होते हैं वो देखे, और क्या देखा था, और अभी हमने वैल्यू एजुकेशन पढ़ा। क्या पढ़ा, एक वैल्यू, यानी कि सोशल साइंस के अंदर हमें वैल्यूज तो सिखाई जाती है, लेकिन वैल्यूज को पढ़ाने का मतलब क्या है। वैल्यूज में भी हमने क्या देखा, वैल्यूज का मीनिंग क्या है, ठीक है, मीनिंग यानी कि अर्थ क्या है, इसके सोर्सेज कहाँ क्या है, कहाँ से हमें वैल्यूज मिलती हैं। तो वैल्यूज हमें कल्चर से मिलती हैं, धर्म से मिलती हैं, ठीक है, धर्म कल्चर से मिलती, कस्टम्स जो हमारे रीति रिवाज होते हैं वहाँ से हमें वैल्यूज मिलती हैं। विज्ञान भी हमें बहुत सारी वैल्यूज देता है, डेमोक्रेसी जो हमारा राजनीतिक सिस्टम होता है वो भी हमें बहुत सारी वैल्यूज देता है। और इसकी आवश्यकता क्या है वो भी हमने पढ़ा, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आज हम स्वार्थी, लालची, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं, ईमानदार नहीं रहते हैं अपने काम के प्रति, इसलिए हमको इन वैल्यूज़ की ज़रूरत है। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, वो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी। वो हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी, जो कि फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है, ब्लूम टेक्सोनोमी। और ब्लूम्स टेक्सोनोमी एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी टॉपिक के साथ जाएगा, चाहे बीएड हो, डीएलएड हो, चाहे सीटेट हो, सीटेट में भी ईवीएस का, ईवीएस पेडागोजी हो, मैथ्स पेडागोजी हो, साइंस पेडागोजी हो, एसएसटी की मतलब सोशल साइंस वाली पेडागोजी हो, चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, सभी के साथ ब्लूम्स टेक्सोनोमी जाएगा ही जाएगा। तो हमें इस चैप्टर के अंदर एक करना है ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ठीक है, एक सेकेंड, एक हमें करना है ब्लूम्स टेक्सोनोमी करना है, और दूसरा हमें करना है सोशल साइंस का रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, सोशल साइंस रिलेशन, रिलेशन विद, सोशल साइंस का रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट। और अदर सब्जेक्ट का मतलब ये है कि मैथ्स के साथ कैसा संबंध है, साइंस के साथ मतलब साइंस में जो बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसके साथ कैसा रिलेशन है, तो रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स। और दूसरा एक टॉपिक और है रिलेशन, मतलब एक टॉपिक ये ब्लूम्स, एक ये टॉपिक ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बाद एक टॉपिक आता है सोशल साइंस का रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट के साथ, और सोशल साइंस रिलेशनशिप विद इट्स ओन सब्जेक्ट, उसके खुद के सब्जेक्ट्स का मतलब है इट्स ओन सब सब्जेक्ट्स, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो ये नेक्स्ट क्लास में मतलब ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था वो भी हम आगे लिख चुके थे, आगे पढ़ ही चुके होंगे, जिसका नाम है फाउंडेशन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस। फाउंडेशन का मतलब ही आधार होता है। तो किसी भी टॉपिक को, सोशल साइंस के किसी भी टॉपिक को क्वेश्चन को करने से पहले ये 3 वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फाउंडेशन बनती है सोशल साइंस के, आपको पता चलेगा, कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा, इसलिए ये ज़रूरी है, ठीक है। सब नेक्स्ट क्लास में इन 3 टॉपिक के साथ मिलते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनोमी, सोशल साइंस का रिलेशन अदर सब्जेक्ट के साथ, सोशल साइंस का रिलेशन अपने खुद के सब सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलिएगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।